चलिए आ जाइए। आ जाइए। भारत की कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो देखे होंगे तो वहां पर भारत के कृषि के विषय में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर हम आपको रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, फिर रबी फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, खरीफ फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। इसके बाद स्थानांतरित कृषि के विषय में बताए होंगे, गेहूं के विषय में बताए होंगे, चावल के विषय में बताए होंगे, कपास के विषय में बताए होंगे, गन्ना के विषय में बताए होंगे। हर चीज हम आपको बताए होंगे। चावल का क्या किस्म है, गेहूं का कौन सा किस्म है, चावल में होने वाले रोग कौन है, गेहूं में होने वाले रोग कौन है, इन सभी बातों से हम आपको अवगत क्लास के दौरान करवा चुके हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और अगर आप देखेंगे भारत का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। और भारत के अधिकतर भूभाग पर चावल ही लगाया जाता है। लेकिन वहीं विश्व के मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है और विश्व के अधिकतर भूभाग पर गेहूं लगाया जाता है। भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल और विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं। भारत के अधिकतर भूभाग पर चावल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चावल या धान लगाया जाता है। और भारत का जो संपूर्ण भूभाग है, भारत के संपूर्ण भूभाग के आधे से अधिक क्षेत्र पर फसल का उत्पादन होता है। आधे से अधिक क्षेत्र पर फसल का उत्पादन होता है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होता है। हाँ, आधे से अधिक, 50% से अधिक, हाँ 51% भूभाग पर कृषि होता है। 4% भूभाग पर चारागाह, हाँ होता है। 21% भूभाग पर वन, हाँ है। 24% भूभाग बंजर भूमि है, हाँ है, सही है ये। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है, जो भारत के मुख्य खाद्य फसल है। हाँ, सही बात है। कौन सा सही है? एक और दो? दोनों। तो याद रखेंगे आप, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है और विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं। क्या है? गेहूं। कृषि किस सूची का विषय है? देखिए, जो कृषि है, कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। कृषि किस सूची का विषय है? कृषि किस सूची का विषय है? कृषि किस सूची का विषय है? इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राज्य सरकार। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? देखिए, जो भारतीय कृषि का इतिहास है यह एक पुस्तक है। भारतीय कृषि पर लिखा गया यह एक पुस्तक है, भारतीय कृषि का इतिहास। और भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है एमएस रंधावा ने। एमएस रंधावा ने। तो भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? किसने किया है? एमएस रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 20। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत या देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की है। क्या हो रहा है? क्या बतिया रहा? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। क्लास करने आया, बतियाने आया है, एकदम नालायक है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। वर्ष 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
पंतनगर में हुई थी, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और उस कृषि विश्वविद्यालय को आज के डेट में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। और जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, उसका गठन कब हुआ है? उसके संस्थापक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो है यह उत्तराखंड के पंतनगर में है। कहां है ये? कहां है? और भारत में जो हरित क्रांति आई है, और हरित क्रांति सफल भी भारत में हुआ है, भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा योगदान है। भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? क्या? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा ये सब बात, नोट में होगा। और अगर आप क्लास किए होंगे तो वहां पर भी हम आपको बताए हुए हैं हर बात, समझ गए? मिश्रित कृषि, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के जो किसान होते हैं, भारत के अधिकतर किसान फसलों उगाते हैं, गायों भैंस पालते हैं। तो भारत के किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना और गाय भैंस का पालन करना, यानी पशुपालन करना, यानी जब किसान खेती भी करता है और गाय भैंस भी पालता है, यानी कृषि कार्य भी करता है और पशुपालन भी करता है, तो उसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में आता है जब किसान एक साथ दो फसल को उगाता है तो उसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब किसान कृषि करने के साथ साथ, कृषि कार्य करने के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करता है तो उसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। उसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। तो मिश्रित कृषि में सम्मिलित क्या है बताइए? मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है? समानांतर फसल का एक उदाहरण है। देखिए, जब दो फसल को एक साथ उगाया जाता है तो उसी को समानांतर फसल कहते हैं। आप गेहूं के मौसम में याद कीजिए, गेहूं के साथ सरसों लगा हुआ देखेंगे, गेहूं के साथ सरसों। फिर आप आलू के साथ मूली लगा हुआ देखेंगे, आलू के साथ मूली। तो आलू मूली समानांतर फसल हो गया, गेहूं सरसों समानांतर फसल हो गया। ये सब समानांतर फसल है। तो समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों। गेहूं और भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। देखिए, भारतीय कृषि में जो कम उत्पादन होता है उसका कारण क्या है? भारतीय कृषि में जो कम उत्पादन होता है उसका कारण क्या है? पहला, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना। हां, सही बात। जानते हैं, भारत की 140 करोड़ आबादी में से 70 करोड़ से अधिक आबादी कृषि कार्य में ही लगा हुआ है। 50% से अधिक आबादी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यानी 140 करोड़ में से 70 करोड़ से अधिक आबादी कृषि कार्य में लगा हुआ है। सब अपना अपना तरीका से दिमाग लगाता है और ज्यादा दिमाग लगाने पर काम खराब हो जाता है। यह कारण है। जोत का छोटा आकार। हां, आप देखिए, आज से 50-60 वर्ष पहले चले जाएंगे तो लोगों के पास अधिक भूमि हुआ करता था। आज औसतन हर लोग को 1 एकड़ से कम भूमि है, बहुत कम भूमि है, बहुत कम भूमि है। तो भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का एक कारण जोत का छोटा आकार भी है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, हां ये भी है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि। सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान राज्य में, यानी सबसे बड़ा खेत का आकार सब कौन राज्य में मिलता है? तो राजस्थान राज्य में। कौन राज्य में? राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो देश के भीतर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है।
वहां की जनसंख्या और राज्यों की तुलना में कम है, जिस वजह से वहां पर खेत का बड़ा बड़ा आकार देखने को मिलता है, किसानों के पास अधिक भूमि देखने को मिलते हैं। तो भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार मिलता है राजस्थान राज्य में। कहां मिलता है? भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहां मिलता है? भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को जो है जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। सामान्य तौर पर भारत के अधिकतर किसान आप देखेंगे अपने खाने के लिए जो है गेहूं, चावल, आलू सब चीज उगाने का काम करते हैं। तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन कहा जाता है। क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन, यानी जीवन यापन करने का साधन, जीवन यापन करने का साधन। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आंसर में पंजाब और हरियाणा दिया हुआ है, गलत है। आंसर में पंजाब और हरियाणा दिया हुआ है, गलत है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। देखिए खेत में जो फसल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, चावल लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, कपास लगाते हैं या अन्य कुछ भी लगाते हैं, तो फिर खेत में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके इसको लेकर के उर्वरक यानी खाद का प्रयोग किया जाता है, खाद का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक का प्रयोग उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहां किया जाता है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर में गलत दिया हुआ है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, मतलब दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन ऐसे राज्य है जहां पर बहुत अधिक फसल का उत्पादन होता है? जहां पर बहुत अधिक फसल का उत्पादन होता है तो वो राज्य है तमिलनाडु। वो राज्य है तमिलनाडु। कौन राज्य है? तमिलनाडु। और जानते हैं भारत में दो गो ऐसा राज्य है जहां पर सालों भर चावले उत्पादित होता है, एगो पश्चिम बंगाल, एगो तमिलनाडु। एगो पश्चिम बंगाल और एगो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ऐसे भारतीय राज्य है जहां पर सालों भर चावल का ही उत्पादन होता है, जहां पर सालों भर चावल का ही उत्पादन होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रिम है पंजाब। पंजाब याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में कौन है? पंजाब। एगमार्क है, एगमार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। गुणवत्ता गारंटी की एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर। एगमार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है, किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामी। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। तो सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई? किसके द्वारा लाई गई है? सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई? किसके द्वारा लाई गई है? एमएस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलाग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते, किस देश से? देखिए वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का काम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग ने किया है और ये रहने वाले थे अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। वही भारत में हरित क्रांति लाने का काम किया है एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन ने। तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता? वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक। अब भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामी और ये रहने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड ने। विलियम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम।
उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। मतलब हरित क्रांति में क्या होता है, हाइब्रिड बीज का प्रयोग कर, उर्वरक का प्रयोग कर, अच्छी सिंचाई के माध्यम से कम भूमि में अधिक उत्पादन कर दिया जाता है, अधिक उत्पादन कर दिया जाता है। और ऐसा पॉसिबल तब हो पाता है जब हाइब्रिड बीज का प्रयोग करके गेहूं चावल लगाया जाता है, तब अधिक उत्पादन होता है। तो उसी संदर्भ में हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, उच्च उत्पाद। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप था मैक्सिकन गेहूं। कौन था, मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, कौन सा था, मैक्सिकन गेहूं। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन सुमेलित नहीं मतलब कौन गलत है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति सही है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति सही है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि नीली क्रांति सही है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि रजत क्रांति नहीं। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन। और उर्वरक उत्पादन में वृद्धि ग्रे या भूरी या स्लेटी क्रांति। ग्रे या भूरी या स्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। क्लियर है, याद रखिएगा। तो बताइएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाती, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि, अंडा उत्पादन में वृद्धि, अंडा उत्पादन में वृद्धि। आए कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन हां, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन हां, लाल क्रांति मांस उत्पादन हां, बादामी क्रांति फल उत्पादन नहीं, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन। फल उत्पादन सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। क्लियर है, याद रखिएगा। तो आइए याद करते हैं। तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन। बीपीएससी का पूछा हुआ है, बिहार पुलिस पूछ सकता है। बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन, फल उत्पादन, फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, किससे है, कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना हां, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ी परियोजना से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन हां, स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन हां, प्रामाणिक क्रांति चमड़ा उत्पादन नहीं। प्रामाणिक क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन, भिंडी उत्पादन, भिंडी उत्पादन। प्रामाणिक क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन से। आइए याद कर लेते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन, बागवानी, बागवानी, भिंडी उत्पादन, भिंडी उत्पादन। देखिए गौर फरमाइए यहां पर,
ये चैप्टर परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण, हम दावे के साथ कह सकते हैं इस चैप्टर से प्रश्न आएगा, 100% आएगा, नहीं आने का सवाल पैदा नहीं होता। गौर कीजिएगा इस चैप्टर में प्रश्न क्या क्या आ सकता है, ध्यान से याद रखिएगा। एगो क्रांति से प्रश्न आ सकता है, एगो प्रश्न स्थानांतरित कृषि से आ सकता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में खील कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी या ओनम कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं, राजस्थान में वालतरे कहते हैं, ओडिशा में पामाडीबा कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डेप्पा, देवर या दाहिया कहते हैं। ये सब जब आप पढ़े होंगे वहां पर वीडियो में है और नोट में भी है, तो गौर कीजिएगा। क्रांति से एगो प्रश्न आ सकता है, एगो स्थानांतरित कृषि से प्रश्न आ सकता है, एगो रबी खरीफ जायद के प्रमुख उदाहरण कौन है, रबी खरीफ जायद के प्रमुख उदाहरण कौन है। इन चीजों से यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, एकदम रट जाइएगा, समझ गए। क्लास में भी हुआ है, यहां पर भी हम आपको बता रहे हैं, क्लियर है। किस महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सीधा याद रखिए, रबी खरीफ जायद। रबी की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। खरीफ की बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। जायद की बुआई होती है अप्रैल मई में और कटाई होती है मई जून में, मई जून में कटाई होती है, मई जून में कटाई होती है। तो रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल। खरीफ की बुआई जून जुलाई में, कटाई सितंबर अक्टूबर। जायद की बुआई अप्रैल मई में और कटाई मई जून में, कटाई मई जून में। तो किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, याद रखिएगा। कौन एक रबी फसल है? सरसों। इसमें सरसों एक रबी फसल है, बाद बाकी सब खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? सरसों। देखिए नोट में आप जाकर के देखेंगे तो उसमें रबी फसल के उदाहरण दिए हुए हैं, खरीफ फसल के उदाहरण दिए हुए हैं, जायद फसल के उदाहरण दिए हुए हैं। इसको भी याद रखना है, कौन रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है और कौन जायद फसल है, याद रखना है। तो इसमें रबी फसल का उदाहरण है सरसों। रबी फसल का उदाहरण कौन है इसमें? कौन है? बाद बाकी सब है खरीफ। बाद बाकी सब क्या है? कपास, मक्का, अरहर क्या है? खरीफ। कपास, मक्का, अरहर क्या है? कौन रबी फसल नहीं है? भिंडी। भिंडी जायद फसल है। कैसी फसल है? नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं, जिसको बेचने से नगद की प्राप्ति होती है उसी को नगदी फसल कहा जाता है। गन्ना, कपास, जूट मुख्य तौर पर नगदी फसल है। गेहूं नगदी फसल में शामिल नहीं होता है। गेहूं नगदी फसल में शामिल होता है? गेहूं नगदी फसल में शामिल होता है? नहीं। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान। किसकी प्रजाति है? माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? माही सुगंधा किसकी प्रजाति? माही सुगंधा किसकी प्रजाति? गेहूं में बोनेपन का जीन है नॉरिन 10। गेहूं जो बोना होता है वो नॉरिन 10 के कारण होता है। गेहूं में बोनेपन का जीन क्या है? गेहूं में बोनेपन का जीन है। गेहूं में बोनेपन का जीन है। गेहूं में बोनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों में। असिंचित परिस्थितियों में। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में? राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं का। राज 3077 किसका प्रजाति? राज 3077 किसका प्रजाति? राज 3077 किसका प्रजाति? गेहूं का।
पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं का। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट रोग। रस्ट गेहूं के फसल का रोग है। इसमें कौन सा गेहूं के फसल का रोग है? गेहूं के फसल का रोग है। गेहूं के फसल का रोग है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का। कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का। ट्रिटिकल निम्न में से किन दो बीज का संकर है? गेहूं और राई। गेहूं और ट्रिटिकल किन दो बीज के संकर है? ट्रिटिकल किन दो बीज के संकर है? गेहूं और करनाल बंट एक बीमारी है, गेहूं का है। करनाल बंट किसकी बीमारी है? गेहूं। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया। धान की उत्पत्ति कहां हुई है? 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 दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? कपास, मूंगफली, धान खरीफ की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। खरीफ का फसल पूछ रहा है तो कपास, मूंगफली, धान ये सब खरीफ का फसल है। गेहूं जो है रबी फसल है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत में किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान के अंतर्गत। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर धान की खेती होती है। किसकी खेती होती है? किस फसल के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? किस फसल के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। मतलब जहां पर चावल का ज्यादा उत्पादन होता है वही क्षेत्र चावल के कटोरे के तौर पर याद किया जाता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं, भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र। और कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र इसलिए भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि यहां पर चावल का उत्पादन काफी ज्यादा होता है। चावल के उत्पादन काफी ज्यादा होने की वजह से ही कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताए। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताए। कृष्णा गोदावरी। अच्छा एगो बात बताइए, जितना पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन और कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं रिवीजन करते हैं। मैथ का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज का रिवीजन करते हैं ना? आए रिवीजन कीजिए। ऐसे नहीं, हाथ नहीं करती है तो क्या तुम्हारा कुछ होने वाला है? ऐसे करती है, ठीक है। रिवीजन नहीं करेगी तो क्या बकरी चराने जाती है कि घास छिलने जाती है गांधी मैदान? समझिए। मैक्सिमम तो आप 4 से 5 घंटा क्लास में रहते हैं। दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा बकरी चराते हैं। 24 घंटा में 5 घंटा घटाइए, 9 घंटा हुआ, 19 घंटा हुआ। 19 घंटा में 6 घंटा सोएंगे आप, 13 घंटा हुआ। 3 घंटा खाना पीना इधर उधर करेंगे, 10 घंटा क्या बकरी चराते हैं? अभी के समय में आपको कम से कम 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और जो रिजल्ट लेने वाला लड़का वो 10 घंटा पढ़ता होगा, समझ गया। जो रिजल्ट लेने वाला नहीं है उसको कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, मम्मी कसम, ठीक है। 8 घंटा या उससे ज्यादा कौन कौन विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है? अभी जो भी लोग करते हैं बहुत बेहतर है, आप लोग का रिजल्ट होने का चांस है। सेल्फ स्टडी में यही ना रिविजन सब ना करते हो। और क्वेश्चन बैंक को आप लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं ना? क्वेश्चन बैंक का होमवर्क सीरीज खत्म हो गया, पता है ना? हाँ, तो उस सब क्वेश्चन को एक बार टच कर लीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पर फिर से एक बार लिंक भेज देंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, उसको देख करके जाइएगा, समझ गए? चलिए रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितनों पढ़ लिए, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। रिवीजन कीजिए एकदम। अभी आपका ऐसा होना चाहिए, एक बार बैठे एक सब्जेक्ट खत्म, दूसरा बार बैठे दूसरा सब्जेक्ट खत्म,
ऐसे रिवीजन कीजिए, अभी एकदम पागल की तरह पढ़िए आप, समझ गए, तभी कुछ होने जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है? धान का उन्नत किस्म है। किसका? धान। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है? किसका? धान का। अमन धान उगाया जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में वर्ष भर चावल की खेती होती है। पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार की चावल उगाई जाती है, ओस, अमन, बोरो। ओस शरदकालीन धान है, अमन शीतकालीन धान है। एक मिनट गलती हो गया। ओस शीतकालीन धान है, सॉरी, शीतकालीन धान है। अमन शरदकालीन धान है और बोरो ग्रीष्मकालीन धान है। बोरो ग्रीष्मकालीन धान है। और ये धान जो है आपको पश्चिम बंगाल राज्य में उगाया जाता है। ये तीनों धान के किस्म पश्चिम बंगाल राज्य में उगाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है अमन धान उगाया जाता है, तो शरदकालीन है यानी नवंबर दिसंबर। आंसर इसका गलत है। आंसर में इसका आंसर गलत है, जो हम बता रहे हैं सही है। आज के क्वेश्चन में 2-3 आंसर गलत है। एगो पहले बोले थे गलत है, एगो अभी बोले हैं गलत है, समझिएगा, और एगो हमको लगता है गलत है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर अमन धान उगाया जाता है, नवंबर दिसंबर। और यहां पर इस बात को याद रख लीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल की धान की किस्में हैं, ओस शीतकालीन, अमन शरदकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन। समझिएगा, बोरो ग्रीष्मकालीन। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, धान का किस्म है। किसका किस्म है? धान। पूसा सुगंधा 5 किसका उन्नत किस्म है? पूसा सुगंधा 5 किसका उन्नत किस्म है? पूसा सुगंधा 5 किसका उन्नत किस्म है? धान। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान। किसका है? धान। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10। पूसा RH10 कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? गुजरात। सबसे बड़ा कपास उत्पादक गुजरात। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। किससे? बीज से। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? किस राज्य में? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि? और सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है, इसलिए चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है और प्रति हेक्टेयर गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता है। और गन्ना उत्पादन हेतु जो परिस्थितियां हैं वो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, समझ गए, याद रखिएगा। आइए याद करते हैं, किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन राज्य करता है? चीनी का कटोरा। सबसे ज्यादा चीनी मिल कौन राज्य? सबसे ज्यादा चीनी मिल कौन राज्य? कौन राज्य में? महाराष्ट्र। इसके बाद प्रति हेक्टेयर गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य? तमिलनाडु। कौन राज्य? प्रति हेक्टेयर गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? कौन राज्य करता है? कौन राज्य करता है? तमिलनाडु राज्य करता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद गन्ने के उत्पादन को लेकर के उचित परिस्थितियां किन राज्यों में देखने को मिलती है? दक्षिण भारत में। कहां पर? गन्ने के उत्पादन को लेकर उचित परिस्थितियां भारत के कौन भाग में मिलती? कौन भाग में? दक्षिण भारत। कौन भाग में?
कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा एक ही बात है, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। कहां पर किया जा रहा है? कोयम्बटूर। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए 18 माह का समय लेती है। कितना माह का समय? गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितने माह का समय? कितने माह का? 18 माह। कौन सा एक तिलहनी फसल है, यानी कौन ऐसा फसल है जिससे तेल की प्राप्ति होती है? सूरजमुखी। किससे? किससे? कौन सा एक तिलहनी फसल है? कौन सा एक तिलहनी फसल है? अरहर का जन्म स्थान। अरहर का जन्म स्थान है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अरहर का जन्म स्थान कहां है? अरहर का जन्म स्थान। अरहर का जन्म स्थान। आगे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। कौन है? शुष्क यानी सूखा भूमि। सूखा भूमि में कौन फसल का उत्पादन होता है? मूंगफली का। मूंगफली का। और मूंगफली को जो है गरीबों का काजू कहा जाता है। गरीबों का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली का। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली का। पूसा गोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति है। पूसा गोल्ड और सरसों ही होगा। सरसों किसका है? सरसों। पूसा बोल्ड और पीताम्बरी प्रजाति है किसका? सरसों। कौन सा दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और तथा उपभोक्ता भारत? निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का यानी दाल, मूंग, अरहर, मटर, चना, दाल, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता? भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। भारत उत्पादन भी करता है और भारत खाता भी है। दोनों काम करता है। ज्यादा उत्पादन भी करता है, ज्यादा खाता भी है। भारत के लोगों के थाली में दाल भात, दाल रोटी यही सब न रहता है, समझ गए। अब जो पैसे वाले लोग हैं उनके थाली में तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके थाली में तो दाल भात, दाल रोटी यही सब रहता है, समझ गए। भारत। भारत। तो निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता? कौन है? भारत। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य? देखिए, रेशम का जन्मदाता देश चीन है। रेशम का जन्मदाता देश कौन है? चीन। चीन रेशम का जन्मदाता देश है। और चीन से ही रेशम बनाने की तकनीक भारत ने सीखा है। और भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। रेशम का जन्मदाता देश चीन। रेशम का जन्मदाता देश। रेशम का जन्मदाता देश। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला कर्नाटक। सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? सहतूत रेशम कर्नाटक उगाता है, हाँ सही है। टसर रेशम झारखंड उगाता है, हाँ ये भी सही है। इरी रेशम असम उगाता है, हाँ ये भी सही है। मूंगा रेशम पश्चिम बंगाल उगाता है, नहीं। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत का असम राज्य करता है। कौन राज्य करता है? असम। यही सुमेलित नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में सिर्फ एक राज्य असम राज्य करता है। मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में सिर्फ कौन सा राज्य करता है? मूंगा रेशम का उत्पादन भारत में सिर्फ कौन सा? असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक। कौन करता है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन
ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय। चाय की किस्म है चाय। चाय चाय एक पेय योग्य पदार्थ है। चाय का जन्मदाता देश चीन है। चीन में ही चाय का सबसे पहले उत्पादन होना शुरू हुआ, फिर भारत में चाय का उत्पादन होना शुरू हुआ। और भारत में जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य करता है। असम राज्य करता है। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन और तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है, ये सब एक प्रकार से कहिए तो उत्तेजक का काम करता है। ठीक है, जैसे आपको नींद लगा हुआ है, आप चाय पी लीजिए, आप कॉफी पी लीजिए, आपका नींद फट जाएगा। समझिएगा, आपको नींद लगा हुआ है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप खैनी खा लीजिए, आपका दिमाग तुरंत काम करने लगेगा। ऐसा खैनी खाने वाले लोग कहते हैं। हम तो खैनी खाते नहीं हैं, लेकिन सोचे हैं कभी खाएंगे। जब खाएंगे तब पता चलेगा। कुछ लोग खाते होंगे जरूर। कौन कौन लोग खाते हैं खैनी? कितना निर्लज पतित है इस। बोल रहे हैं खैनी खाते हैं तो बोल रहे हैं हाँ, बारे बहादुर सब। खैनी का किस्म है ग्रीन गोल्ड, सॉरी ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय। किसकी किस्म है? चाय। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक, सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। कौन है? सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा रबर उत्पादक। कौन उद्दीपक फसल है, यानी उत्तेजक फसल है, उत्तेजना उत्पन्न करती। कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, क्या हो जाएगा? चाय। क्या हो जाएगा? कौन उद्दीपक फसल है? कौन है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कर आंध्र। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। कौन है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? ओडिशा। कौन? ओडिशा। इलायची एक प्रकार का मसाला है और ओडिशा में मसाला सबका उत्पादन ना के बराबर होता है, तो इलायची उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है ओडिशा। वही जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य है, ये सब दक्षिण भारत में है, मसाला के उत्पादन के लिए विख्यात है। इलायची का उत्पादन इन राज्यों में होता है, लेकिन ओडिशा राज्य में नहीं होता। मसालों का बागान कहा जाता है केरल। किसे कहा जाता है? मसालों का बागान किसे कहा जाता है? मसालों का बागान, मसालों का बागान। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। किससे? लौंग प्राप्त किससे होता है? लौंग प्राप्त किससे होता है? लौंग प्राप्त किससे होता है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? जूट पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य ही करता है। चाय असम। हाँ, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम राज्य ही करता है। रबर केरल। हाँ, रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य ही करता है। गन्ना तमिलनाडु। नहीं, गन्ना उत्पादन के लिए तमिलनाडु प्रसिद्ध है, लेकिन गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन करता उत्तर प्रदेश। उत्तर। और ध्यान रखिए, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, और वहीं चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन। देखिए, जितना भी प्रमुख फसल है, गेहूं, चावल, रबर, हर फसल इस चैप्टर में आ गया। इस चैप्टर से एगो क्वेश्चन फिक्स है, अबे करेगा। हम लिख करके दे सकते हैं, ये बात आएगा मतलब चाहे जैसे आए। समझ गया? तो आप लोग गौर किया कीजिए। गन्ना तमिलनाडु नहीं बल्कि
कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च। कौन जाना जाता है? भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च। कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र। काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। काजू उत्पादक राज्य, काजू उत्पादक राज्य। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन कौन है? भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? देखिए, आदिवासी के द्वारा जंगल को काटकर उसको सुखाकर उस पर कृषि किया जाता है। 3-4 बरस तक लगातार कृषि करता है, फिर वहां की उर्वरा शक्ति मर जाती है, फिर दूसरा जंगल काट करके कृषि करता है, फिर तीसरा जंगल काट के कृषि करता है। इसी को झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति कहा जाता है। इसी को कर्दन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसी को झूम कृषि भी कहा जाता है। समझ गए? झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में इस प्रकार के कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना और फिर उस पर कृषि करना ही झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति का कहलाता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लखनऊ नहीं, शिमला में है। कहां है? शिमला। यही गलत है, आंसर यही हो जाएगा। आइए एक सेकेंड याद करते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? भारतीय दलहन अनुसंधान, भारतीय दलहन अनुसंधान, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान। क्लियर है? मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती वर्ष भर, पूरे वर्ष भर की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती। कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु सही है। रबर बोर्ड कोट्टायम सही है। चाय बोर्ड कोलकाता सही। तंबाकू बोर्ड त्रिची नहीं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। बताइए कॉफी बोर्ड कहां है? बोलिए कॉफी बोर्ड कहां है? कॉफी बोर्ड कहां है? रबर बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। क्लियर? कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। आंवला जानते हैं जी? अरे विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। मुसल्लफपुर हाट में मिलता है। जिसका बाल झड़ता है वो खाइए। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्वार। कौन? ज्वार। स्टॉक फार्मिंग है, पशुओं की प्रजनन की विधि है। पशुओं की प्रजनन। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का ये श्वेत क्रांति का ये बात बराबर है। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी से हुई है और इसकी शुरुआत किया है वर्गीज कुरियन ने। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने किया है 1970 ईस्वी में, या श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में वर्गीज कुरियन ने किया है। इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य एकदम गेहूं का खेती नहीं करता। पश्चिम बंगाल राज्य तो चावल
के साथ साथ गेहूं का थोड़ा बहुत खेती करता है, लेकिन तमिलनाडु राज्य एकदम से गेहूं का खेती नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। हाँ, टाइम हो गया। चलिए देखिए, हीरो सब सुनिए, आपको जो है ज्योग्राफी इस वीक में सैटरडे जाते जाते, अगर शुक्रवार को खत्म नहीं होगा तो सैटरडे को भी ज्योग्राफी का क्लास ले लेंगे, खत्म कर देंगे ज्योग्राफी। वीडियो के थ्रू भी शुक्रवार तक में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। एक वीडियो बाकी, एक वीडियो बाकी है, समझ गए? ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है ज्योग्राफी के स्थान पर जैसे वीडियो चलता था, आज से बिट्टू सर केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, केमिस्ट्री जो है पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करेंगे, या देखिएगा जहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो है केमिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट है केमिस्ट्री का, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, उसको बिट्टू सर पढ़ाएंगे। बाद बाकी जो बचा हुआ है प्रयास करेंगे उसका वीडियो हम आपको दिखा दें, उसका क्वेश्चन आंसर का जो है कम से कम वीडियो हम आपको दिखा दें, और आप लोग केमिस्ट्री का नोट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको करेंट और मिसलेनियस, करेंट और एस्थेटिक और मिसलेनियस, जहां से 10-15 प्रश्न आने की संभावना है, उसको लेकर के जो है क्वेश्चन तैयार हो गया है, सब चीज हो गया है। ये जो आने वाला सैटरडे संडे है होगा तो यूट्यूब पर ही करेंट का क्लास लगवा देंगे रात को, ठीक है? देखिए, रात को क्लास लगवाएंगे तो लड़का लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की को दिक्कत हो जाएगा। तो यूट्यूब पर होगा तो इस सैटरडे संडे को करेंट और मिसलेनियस का जो है करेंट लगा देंगे। होगा तो अभी हम बोल नहीं सकते हैं कि 100% हो ही जाएगा, होगा तो इस सैटरडे संडे को जो है करेंट और मिसलेनियस विविध का क्लास जो है यूट्यूब पे लगवा देंगे। अपना घर पे बैठे रहिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है? तो यूट्यूब पे लगवा देंगे। 400-500 क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन जो है करवा देंगे हम आपको। इसको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे उठना बैठना न है, सीधा मैथ का क्लास शुरू हो रहा है, मैथ का क्लास करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।